हेलो बच्चों, परम स्कूल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस हिंदी साहित्य की क्लास में आज हम पढ़ेंगे प्रयोगवाद के अन्य कवियों का जीवन परिचय। उससे पहले जितने भी टॉपिक हुए हैं, भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, सबके जो नोट्स बनाकर उनको याद करें। आपको पता ही होगा, अब मैं कल पढ़ा था अपने अगेय के बारे में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेय का जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्य में योगदान। फिर नेक्स्ट कवियों के बारे में आज पढ़े। तो देखते हैं, ये आधुनिक काल प्रयोगवाद भाग 13 है। दूसरे कवि है भवानी प्रसाद मिश्र। जन्म 1914 ईस्वी में, मृत्यु 1985 में। जन्म स्थान है टिमरनी। टिमरनी एक गांव है जो होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है। वहां पर भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म हुआ था। इन्होंने अपने पिता एवं बड़े भाई की प्रेरणा से कल्पना एवं गांधी वाग्मय पत्रिकाओं का संपादन किया। कल्पना एवं गांधी वाग्मय पत्र पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया भवानी प्रसाद मिश्र ने। इनकी सहज भाषा को देखकर गांधी जी के चरखे, गांधी जी बिल्कुल साधारण जीवन जीने वाले, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले व्यक्ति थे। उनकी भाषा में, उनके कार्य में सहजता और सरलता का समावेश था। तो इन भवानी प्रसाद मिश्र के काव्य में भी चरखे की सी सहजता, गांधी जी के चरखे की सहजता का आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है। उनकी कविताएं बिल्कुल सरल भाषाओं में और साधारण सहज विचारों में लिखी गई, इसलिए इनको गांधी जी की चरखे की सहजता का जो के समान बताया, जिसके कारण इनको कविता का गांधी कहा जाता है। कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र क्यों कहा जाता है? गांधी जी के चरखे की तरह इनकी रचनाओं में सहजता और सरलता थी, इसलिए। अब एक रचना है बुनी हुई रस्सी। मैंने बताया था हिंदी भाषा में सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार है और दूसरा है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जो प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनको अपनी रचनाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो बुनी हुई रस्सी एक रचना थी इनकी, इनके लिए 1972 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनकी प्रमुख रचनाएं अंधेरी कविताएं, सतपुड़ा के जंगल, फसलें और फूल, कमल के फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं। तो ये भवानी प्रसाद मिश्र का संक्षिप्त जीवन परिचय और साहित्य में उनका योगदान हमने पढ़ा। अब आगे पढ़ेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रयोगवाद के तीसरे कवि। जन्म 1917, मृत्यु 1964। जन्म स्थान शिवपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश का स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी कविताओं को स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा ये संज्ञा दी गई। इनकी जो भी कविताएं हैं उनको उपमा दी गई, स्वाधीन भारत का इस्पाती ढांचा कहा गया। प्रखर कविताएं थी, क्रांति की कविताएं थी, इस्पात की तरह कठोर कविताएं थी, हृदय को छूने वाली और वर्तमान सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन करने वाली रचनाएं थी। इनको तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, इनको उपमा दी गई है तीव्र इंद्रिय बोध का कवि, भयानक खबरों का कवि, उग्र थे ये स्वभाव से, वो फैंटेसी का कवि भी कहा जाता है। हिंदी काव्य शास्त्र में फैंटेसी, प्रतीक आदि जो विधाएं हैं, तो ये फैंटेसी के कवि कहे जाते हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, पूंजीवाद समाज के प्रति, पूंजीवादी व्यवस्था का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण होता है, क्या इसके दुष्परिणाम होते हैं, उसके बारे में, उसके मद्देनजर रखते हुए ये रचना की। भूल गलती, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो तीसरी कवि हो गए गजानन माधव मुक्तिबोध। अब नंबर 4 गिरिजा कुमार माथुर, जन्म 1918 ईस्वी।
और मृत्यु 1998, जन्म स्थान अशोकनगर मध्य प्रदेश। ये रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रोमानी मिजाज के कवि। एक गीत चलता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन, जो गीत राष्ट्रभक्ति का है। उनकी रचना भी गिरिजा कुमार माथुर ने की थी। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, गीत के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर। अपने गंगाजल नामक पत्रिका का संपादन किया। आपने कौन सी पत्रिका निकाली? गंगाजल। आपने गंगाजल नामक पत्रिका का संपादन किया। फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात आ गई, इनको भी मिला। और रचना थी मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त समय के सामने हूँ। ऐसी इनकी प्रसिद्ध रचना थी जिनके कारण इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रमुख रचनाएं शीला पंख चमकीले, नाश और निर्माण, धूप के दान, छाया मत छूना, बीती नदी की यात्रा, मुझे और भी कहना, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो 4 कवि हो गए। फिर और कवियों के बारे में अपन पढ़ते हैं। चलो, ये गंगाजल नहीं है, मैंने बोला था सर, ये गगनांचल पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। थोड़ा सुधार कर लेना। अभी प्रयोग चल रहा है हमारा, तो जो भी इन कवियों का जो परिचय बताते हैं उनका आप नोट्स बनाओ, बार बार अध्ययन करो। जो ट्रिक्स बताया, जैसे मैंने बताए थे, तार सप्तक के कवि अगेय ने जो तार सप्तक का संपादन किया था, उनके ट्रिक्स बताए थे अलग, उसके आप पूरे को लगन से याद करो। ऐसा नहीं एक बार बार उसको लिखो, बार बार याद करो, तब ये स्थायी रूप से याद होंगे। इनके अलग अलग नोट्स बनाओ, तब याद होंगे ये कवि। हिंदी साहित्य का जो इतिहास जो 16 अंक का बोर्ड में है, इसमें 16 में 16 ला सकते हो। 4-4 प्रश्न, 4-4 अंक के 4 प्रश्न आते हैं 16। अच्छी तरह से लिख सकते हो कवियों का जन्म स्थान, कवियों की रचनाएं, उनका साहित्य में क्या क्या योगदान है, जो भी काल है, थोड़ा अच्छी तरह से याद करो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जिसका प्रसिद्ध रचना ठंडा लोहा वगैरह थी, तो इन्होंने साहित्य में बहुत अच्छा योगदान दिया। हिंदी साहित्य में जन्म 1926 और मृत्यु 1997 में हुई थी। जन्म स्थान इलाहाबाद, जिसको प्रयाग भी कहते हैं, जहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों का संगम होता है। बहुत ही पवित्र स्थान है इलाहाबाद। एक अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका आवास स्थान था जवाहरलाल नेहरू का, और श्रीमती इंदिरा गांधी भी वहीं रहती थी। तो वही इलाहाबाद है, पवित्र नगरी। उनमें धर्मवीर भारती का जन्म हुआ, इनका सौभाग्य था। ये प्रारंभ में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उसमें हिंदी के प्राध्यापक थे। यूनिवर्सिटी में जो प्राध्यापक होता है इसको प्रोफेसर बोलते हैं, जो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में थे। 1987 ईस्वी तक धर्मयुग पत्रिका के संपादक रहे। धर्मयुग नाम की पत्रिका थी, उनके संपादक ये रहे। साहित्यकारों की सहायता आपने 1943 में परिमल नामक संस्था की स्थापना की। साहित्य और उसका योगदान, साहित्यकारों के मार्गदर्शन के लिए, साहित्य रचना में आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए परिमल नामक एक संस्था की स्थापना की, जो उस समय के तत्कालीन साहित्यकारों की जो मंडली थी, जो इन्होंने परिमल नामक संस्था के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया। आपने सिद्ध साहित्य, हिंदी साहित्य के आदिकाल में आता है जैन साहित्य, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, वीर गाथा काल कहते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इन्होंने सिद्ध साहित्य जो है 84 सिद्ध हुए थे, उन पर शोध किया। शोध यानी किसी विषय, जैसे सिद्ध साहित्य, इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी घटनाओं का समावेश, साहित्य में क्या योगदान है, कौन सी भाषा थी, कौन सी शैली थी, पूरा जो उस पर अध्ययन किया जाता है वो शोध होता है, जिसको PhD भी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी।
पूरा पूरा दार्शनिक दृष्टि शोध होता है उस विषय पर। और ये एमए करने के बाद पीएचडी करते हैं लोग, तो उसमें शोध कार्य होता है, अपनी तरफ से एक बुक भी उस पर निकालते हैं, तब वो पीएचडी कंप्लीट मानी जाती है। आपके द्वारा रचित सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनकी रचना थी। सूरज का सातवां घोड़ा रचना पर एक टीवी धारावाहिक, सूरज का सातवां घोड़ा नामक टीवी धारावाहिक प्रसारित होता 7 भागों में, वो धर्मवीर भारती का लिखा हुआ। इनकी कविता मूलतः गीतात्मक कविताएं, गीतात्मक गेय कविताएं। इसमें लोक परिवेश की मस्ती उल्लास के स्थान पर लोक परिवेश की मस्ती और उल्लास नहीं है, मतलब उदासीनता की भावना ज्यादा है और सूनापन अधिक नजर आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, टूटा पहिया, सृष्टि का आखिरी आदमी, अंधा युग, 7 गीतवर, सपना, अभी भी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं। इस प्रकार धर्मवीर भारती का हिंदी साहित्य के क्षेत्र आधुनिक काल में विशेष योगदान रहा। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नरेश मेहता, जन्म 1922 ईस्वी में हुआ। इनके द्वारा रचित संशय की रात 1962 में नाट्य शैली पर लिखी एक लंबी कविता। संशय की रात भगवान राम के जीवन चरित्र पर लिखी हुई रचना है। भगवान राम पर जब रामेश्वर में पूजा आराधना करके भारत और लंका के मध्य सेतु का निर्माण करते हैं और फिर लंका में जाते हैं, तो उनके मन में एक संशय उत्पन्न हो जाता, संशय कि मैं एक अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा युद्ध कर रहा हूँ, ये गलत है, ये मेरा निजी स्वार्थ है। जबकि ऐसा नहीं था। उनके साथियों ने भगवान राम कहा था ये युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। जो भारत रूपी सीता माता रावण रूपी अत्याचारी के चंगुल में फंसी हुई थी, उनके कैद में थी, वह भारत की मर्यादा थी, भारत की शक्ति क्या थी, भारत के एकता की प्रतीक, नारी शक्ति की प्रतीक सीता माता वहां कैद थी। तो वह संपूर्ण नारी जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए और अधर्म का नाश करने के युद्ध था, ऐसा उनके साथियों ने समझाया। तो रावण के पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ये संशय की रात एक रचना लिखी गई। भगवान राम के मन में संशय था कि मैं अपने स्वार्थ के लिए, अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए इतनी बड़ी सेना का जो बलिदान कैसे दे सकता हूं। तो साथियों ने ये समझाया था। इसको आधार मानकर नरेश मेहता संशय की रात 1962 में नाट्य शैली पर एक नाट्य शैली में लिखी। इन्हें अरणीय रचना के लिए 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और इनको 1992 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। मैंने बताया था सबसे पहले चिदम्बरा के लिए सुंदर पंत को, रामदास दिनकर उर्वशी और आगे कितनी नावों में कितनी बार और यामा महादेव वर्मा, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार एक रचना के लिए मिला। 1982 के बाद हिंदी साहित्य में ये व्यवस्था की गई कि जो भी कवि या लेखक हिंदी साहित्य में अपना संपूर्ण योगदान देगा, अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगा, उसी को इस साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। तो 1992 में हिंदी साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता को मिला। प्रमुख रचनाएं इनकी, बोलने दो चीड़ को, सबरी, वही सबरी जिसके झूठे बे भगवान राम ने खाए थे, भक्त के वश में है भगवान, भगवान प्रेम के भूखे हैं, भगवान भौतिकता, साधन संपन्नता या अमीरी गरीबी ऐसा में भेदभाव नहीं रखते हैं। जो सच्चा प्रेम होता है उसी को भगवान मिलते हैं। तो सबरी को भी प्रभु रामावतार के रूप में दर्शन दिए थे भगवान ने, उसी सबरी की कथा को इन्होंने अपने काव्य में रखा। प्रार्थना पुरुष, ये महात्मा गांधी के बारे में लिखी गई कविता है। समय देवता, समय देवता। फिर है शमशेर बहादुर सिंह, ये अगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक के कवि थे शमशेर बहादुर सिंह। जन्म 1911, मृत्यु 1993 ईस्वी और स्थान देहरादून में इनका जन्म हुआ था। हिंदी साहित्य जगत में कवियों का कवि कहा जाता है, कवियों का सिरमौर, कवियों का कवि शमशेर बहादुर।
ये विचारों से मार्क्सवादी थे, कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित थे। दीनहीन, असहाय, पीड़ित, कृषक वर्ग की पीड़ाओं को उजागर करने वाले मार्क्सवादी संस्कार से व्यक्तिवादी थे, अनुभवों से रोमानी मिजाज के कवि थे। इन्होंने कहानीता नया साहित्य 2 पत्र पत्रिका का संपादन किया है। चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला। प्रमुख रचनाएं काल तुमसे होड़ मेरी, टूटी हुई बिखरी हुई बात बोलेगी हम नहीं, उदिता। इस प्रकार ये प्रयोगवाद के जो 7 कवियों का जीवन परिचय आपने पढ़ा, इसको अच्छी तरह से याद करना। क्रम से जन्म, मृत्यु, साहित्य में योगदान और हिंदी भाषा के क्षेत्र में क्या उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ें और नोट बनाकर पढ़ें। और जो जो लिखा है उनको सब आप नोट बनाकर अच्छी तरह से याद करें, ताकि अच्छे अंक प्राप्त हो सके और भविष्य में भी आपके जो आगे आने वाली जो कक्षाएं हैं, जैसे बीए हैं, एमए, उसमें भी ये हिंदी साहित्य चैप्टर चलता ही रहता है। जो विद्यार्थी लिटरेचर लेते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश हो, तो उनको इतिहास तो पढ़ना ही पड़ता है। इतिहास का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, तब फिर नेक्स्ट वीडियो को हम पढ़ेंगे इसे आगे का आधुनिक काल। तब तक के लिए धन्यवाद।